हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधिका जब 2 साल की थी तभी ही उसके माता पिता उसे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद राधिका अपने चाचा और चाची के पास ही रहने लगी। राधिका की चाची और चाचा उसे एक नौकरानी की तरह रखते और उससे काम करवाकर उसे घर में रहने की जगह देते। अरे ओ करमचली, अभी तक खाना नहीं मिला है मुझे। जल्दी से खाना बना, और हाँ, आज पापड़ भी तलना। और खाना खाने के बाद मेरे पैरों की मालिश भी कर देना। जी चाची जी। जी चाची जी। चाची और चाचा दोनों ही राधिका पर बहुत अत्याचार करते। राधिका की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। चाचा और चाची दोनों ही उसके लिए एक अमीर घराने का रिश्ता लाते हैं। राधिका, वक्त आ गया है तेरी शादी की शहनाई बजने का। हाँ बिटिया, तू तो हमारे सर पर बोझ है, लेकिन अब ये बोझ किसी और घर जाएगा। लड़का बहुत अमीर है, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं। राधिका अब अपनी शादी की बात को लेकर बहुत खुश थी। वो रसोई में गुनगुनाते हुए खाना पका रही होती है, तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। लेकिन चाची जी और चाचा जी दोनों ही मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मेरे साथ नौकरानी की तरह पेश आते हैं। फिर अचानक से यूं मुझे एक अमीर घराने की बहू बनाने का फैसला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं कोई नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। राधिका की शादी अनुज से हो जाती है और वो अब एक बड़े घराने की बहू बन जाती है। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही अनुज उसे घर से बाहर निकाल देता है। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी। लेकिन अनुज जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे अपने घर से क्यों निकाल रहे हो? मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। मुझे मत निकालिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। आप तो मुझसे प्यार करते हो ना अनुज जी? तो फिर। तभी राधिका की सास कादम्बरी गुस्से से बोलती है। अरे ओ कलमुही, एक बार हम कह रहे हैं, हाँ, तोहरा के समझ में नहीं आवत है का? हमार लल्ला तोहरा से कौनो प्यार व्यार नहीं करत है। चल दफा हुई जा यहाँ से। हाँ। सिक्योरिटी, इस कचरे को यहाँ से साफ कर दो। निकाल दो इसे गेट से बाहर धक्के मारकर। नहीं तो का डायन कहेंगी। हाँ। राधिका बिलख बिलख कर रोने लगती है और अनुज और कादम्बरी से विनती करती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी राधिका जब फिर से लौटकर अपने चाचा और चाची के पास आती है, तभी देखिए ना चाचा जी, चाची जी, अनुज जी और माँ जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अभी तक तो हमारी शादी को पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। तो तू अब क्या यहाँ पर हमारी छाती पर मूंग दलने आई है क्या? हाँ, तुझे सच सुनना है ना तो सुन ले। सच ये है कि तेरी ये शादी एक सौदा था। हाँ, अनुज की कुंडली में एक बहुत बड़ा मार्केश दोष था, जिसे तेरी कुंडली मिलान करके तेरी राशि मिल रही थी, और इसीलिए मैंने और तेरे चाचा जी ने उनसे लाखों रुपए लिए और तेरी उससे शादी कराई। हाँ। और अब अनुज का मारकोश दोष जो था वो तुझ पर आ गया है। अनुज उस मारकोश दोष के कारण मरने वाला था, लेकिन उसे सिर्फ उसकी राशि और कुंडली के गुणों से मिलने वाली लड़की ही बचा सकती थी, और वो तुम हो। अब अनुज की मृत्यु तेरे सर पर चढ़ गई है। अनुज का मार्केश दोष उसकी धर्मपत्नी राधिका का हो गया है। हाँ, इसका मतलब कि तू अब किसी भी पल मर सकती है। हमें क्या, हम तो लखपति बन ही गए हैं। अपने साथ हुआ इतना बड़ा धोखा देख राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राधिका हैरान और स्तब्ध रह जाती है। क्यों क्यों किया आपने ऐसा चाची जी? लालच में आकर आपने मेरी जान का सौदा कर दिया।
मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया आप दोनों ने। और आप दोनों की इस घिनौनी हरकत के लिए भगवान जी आप दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। अरे चल चल, दफा हो यहाँ से अपनी इस मनहूस सी शक्ल को लेकर। हम दोनों ने मिलकर तुझे बचपन से पाला पोसा है। हाँ। तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पर? जितना आप दोनों ने मुझे खिलाया पिलाया भी नहीं होगा, उतना तो मैंने आप दोनों का काम किया है। मेरा भगवान मुझे मार्केश दोष तो क्या, किसी भी दोष से बचा लेगा। लेकिन अब आप अपनी मृत्यु से डरिए। क्यों? क्योंकि पापों का घड़ा भरने में ज्यादा देर नहीं लगती। जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा ही। इतना कहकर राधिका वहां से चली जाती है। पहली रात तो वो कपकपाती हुई ठंड में सड़क पर ही बिताती है। फिर दूसरी रात उसे मंदिर में आसरा मिलता है। बेटी, अगर तुम मंदिर के लिए भोजन बनाओगी तो हम तुम्हें यहाँ रख सकते हैं। जी हाँ गुरुजी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं रह लूंगी यहाँ पे। राधिका मंदिर में खाना बनाती और उसी के प्रसाद के तौर पर सभी को बांटा जाता। सभी राधिका के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते, लेकिन कुछ दिनों के बाद राधिका को उस मंदिर से बाहर फेंक दिया जाता है। और वो व्यक्ति होता है अनुज। ये मेरे पापा का मंदिर है, हम इस मंदिर के मालिक हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी पनौती का साया भी इस पर पड़े, इसलिए चली जाओ यहाँ से। राधिका अब गांव छोड़कर चली जाती है। वो अब कचरे बीनने लगती है और कबाड़ी वाले को वो कचरा बेचकर अपना जीवन यापन करती। वो ईंट पत्थर इकट्ठा करके खुद से ही एक छोटा सा मकान बनाती है। राधिका को कचरा बीनते हुए देख लोग उस पर बहुत हंसते। अरे ओ कचरे वाली, चल भाग भाग ऐसे, आई बड़ी है अनीता। जी माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। राधिका को सभी बहुत परेशान करने लगते हैं। राधिका कचरा बेच बेच कर रोजाना आधे पैसे घर में रखकर एक गुल्लक में जमा करती। बस अब और 4 से 5 महीनों तक मैं रोजाना इसे गुल्लक में पैसे डालूंगी तो आसानी से ज्यादा पैसे इकट्ठा हो जाएंगे और फिर मैं अपना ठेला लगाऊंगी। मुझे बचपन से ही अच्छा खाना बनाना आता है और सभी को मेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। अब मेरे जीवन के कठिन हालातों के कारण मैं पढ़ लिख तो नहीं पाई, लेकिन एक खाना बनाना ही मेरी वो कला है जिसके बलबूते मैं पैसे कमा सकती हूँ। माता रानी मेरा साथ दीजिएगा। राधिका अपने घर में माता रानी की एक छोटी सी मूर्ति को रखकर उसकी हर सुबह शाम पूजा आराधना करती रहती। यूं ही 5 महीने बीत जाते हैं और राधिका ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। चलो अब मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो चुके हैं। अब मैं शहर जाकर अपना ठेला लगा सकती हूँ। कल सुबह की मेरी बस है, मुझे सुबह 5 बजे ही उठना होगा, इसीलिए अभी जल्दी सो जाती हूँ। राधिका सारे पैसों को अपने छोटे से संदूक में रख देती है और बत्ती बुझाकर सो जाती है। तभी आधी रात में एक चोर आकर उसके घर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसता है और उसके संदूक को चुराकर ले जा रहा होता है कि तभी अचानक से राधिका उठ जाती है और चिल्ला पड़ती है, रुक जाओ, मेरे पैसे! राधिका उस चोर के पास जाकर उससे अपना संदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो चोर उसे चाकू दिखाता है। दूर रह, वरना तेरा गला काट दूंगा। ये सारे पैसे मुझे चुपचाप ले जाने दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पैसे मत चुराओ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैंने कचरा बीन बीन कर इन पैसों को जोड़ रही थी, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक से वहां पर पुलिस आ जाती है और उस चोर को गिरफ्तार करके ले जाती है। राधिका को पता चलता है कि उसके पड़ोसी राजू चाचा ने पुलिस को फोन मिलाकर फौरन बुलाया। राधिका राजू चाचा को धन्यवाद कहती है और अगली सुबह बस में बैठकर शहर आ जाती है, जहां पर वो अपना छोटा सा ठेला लगाकर खाना बनाकर बेचने लगती है। थोड़े ही समय में बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया खाना पकाया है। शहर के किसी भी रेस्टोरेंट में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया मैंने आज तक, जितना स्वादिष्ट ये ठेले वाला खाना है भाई। वाकई में मुझे और एक प्लेट कढ़ाई पनीर और जीरा राइस पार्सल देना। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका अपने छोटे से ठेले से ही बहुत सारे पैसे कमाने लगती है
और इसी तरह आगे चलकर वो शहर में अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट चेन ओपन करती है और ढेर सारी सफलता प्राप्त करती है। भावना की शादी समर से होती है। ससुराल में सास शीला और 5 ननद होती हैं। समर के पिता की कुछ सालों पहले ही एक हादसे में मौत हो जाती है। अब भावना जो है वो तो पूरी तरह से एक संस्कारी लड़की होती है, वहीं उसकी 5 ननद उसका पूरा उल्टा होती हैं। वो पांचों भी बिगड़ैल और बदतमीज होती हैं। नंदों के नाम ऋतु, कीर्ति, प्राची, सुनैना और त्रिशा होते हैं। अरे बेशरम कलमुइयों, कुछ सीखो अपनी भाभी से। अरे रोज सुबह 7 बजे उठकर पूजा पाठ और सबका नाश्ता तैयार करती है और तुम पांचों भूतनियों की तरह लेट उठती हो। सच में पता नहीं तुम पांचों इतनी नालायक कैसे निकली। भावना पूरे घर में धूपदानी से धूप फैलाती है और मंदिर में दीप जलाकर सास शीला के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर उसे नाश्ता परोसती है। शीला हमेशा अपनी 5 बेटियों को भावना की तारीफ करते ताने कसते रहती है, जिससे 5 नंदों को बहुत गुस्सा आता रहता है। वाओ, आज का आलू का पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना है। भावना भाभी, मुझे एक और दे दो। मुझे भी भाभी, और हाँ, साथ में ठंडी लस्सी भी दे दो। अरे निगोड़ियों, कब तक बना बनाया खाना ही खाती रहोगी? 5 की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन आज तक चूल्हा चौका नहीं आता। हनुमान चालीसा बोल के दिखाओ जरा। हाँ, गायत्री मंत्र आता है? तुम 5 को तो चाय तक बनानी नहीं आती। हमेशा से मैं सिखा गई, लेकिन किसी ने भी सीख के नहीं लिया। माँ, आपने ठान ही लिया है क्या कि आप हमें 24 घंटे सिर्फ ताने ही देती रहेंगी? अरे चिल, जब शादी का टाइम आएगा तब सब मैनेज कर लेंगे ना हम, प्लीज। माँ जी रहने दीजिए ना, बच्चियां हैं, समय और हालातों के साथ सब सीख समझ जाएंगी, भरोसा रखिए। शीला मुंह बना लेती है। भावना अपने घर के सारे कामों को तो निपटाती ही है, पर साथ ही साथ वो ऑनलाइन भी अपना छोटा सा बिजनेस चलाती रहती है। अपने हाथों से सुंदर सुंदर डिजाइन्स की रजाइयाँ बनाती है और उन्हें ऑनलाइन बेचती है। हाँ चलो, अब बस ये आखिरी एक रजाई बनानी रह गई है, फिर आज के ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे शाम को भोग प्रसाद बनाना है। माँ जी की खिचड़ी और सब्जी मार्केट जाकर कल के लिए सब्जियां भी तो लानी है। भावना बहुत अच्छे से मल्टीटास्किंग किया करती। वो अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाती, कभी भी अपने सर का पल्लू नीचे नहीं आने देती और हर किसी को सम्मान देकर ही बात करती। उसके इसी व्यवहार के कारण सभी उससे बहुत अच्छे से पेश आते, लेकिन उसकी 5 ननद कभी नहीं। यार, इस भावना भाभी ने तो नाक में दम कर रखा है। माँ को तो बस पॉइंट ही दे दो, भाभी और हम 5 को कंपेयर करके दुनिया भर के ताने देने का। हाँ। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस संस्कारी भाभी का। हाँ। तभी अचानक से सुनैना के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, आइडिया। बहनों, क्यों ना हम इस संस्कारी बहू को असंस्कारी कर दे तो? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सुनैना सबको प्लान बताती है और फिर अगले दिन जब भावना घर पर नहीं होती, तभी 5 ननद उसकी मेहनत से बनाई हुई रजाइयों को फाड़ देती हैं और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती हैं। घर लौटने के बाद जब भावना अपनी रजाइयों को फटा हुआ देखती है, तभी वो बहुत दुखी हो जाती है और रो पड़ती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरी रजाइयों को? रात रात भर जाकर मैंने इन्हें बनाया था अपने इन्हीं हाथों से। मेरी इतनी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इतना सारा नुकसान हो गया मेरा, अब मैं क्या करूंगी? भावना को रोते देख 5 ननद बहुत खुश होती हैं। अगले दिन वो 5 जानबूझकर भावना के बनाए हुए खाने में ढेर सारा नमक मिला देते हैं, जिससे खाने के बाद शीला और समर दोनों चिल्ला पड़ते हैं। भावना, व्हाट इज दिस? खाने में इतना सारा नमक भी कोई डालता है क्या? मेरा सिर दर्द करने लग गया। अरे भावना बहू, मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बिगड़ते ही जा रही हो। हैं? क्या फर्क रह गया है तुम में और इन 5 बेवकूफ लड़कियों में? हा? लेकिन माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं रोज खाना बनाकर उसके बाद उसका स्वाद चखती हूँ कि ये कहीं नमक मिर्च कम ज्यादा तो नहीं हो गई है इसमें। मैंने आज भी किया था, तभी तो स्वाद एकदम सही था, फिर अभी ऐसे कैसे हो गया? अब कोई भूत तो आया नहीं होगा घर पे, है जिसने तेरे बाद सारे खाने में नमक डाल दिया हो? ध्यान दो जरा घर के कामों में।
तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। हाँ, वरना तुम्हें तो पता है मेरा गुस्सा कैसा है। हाँ। शीला को इस तरह भावना को डांटते हुए देख पांचों नंदों को कलेजे में ठंडक मिलती है। अगले दिन पांचों मिलकर भावना के जूस में नींद की दवा मिला देते हैं। अब देखना कैसे ये संस्कारी भाभी घोड़े बेचकर सो जाती है और माँ इस घर को अपने सर पर उठा लेती है। हाँ, बहुत मजा आएगा। फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सुबह के 10 बज जाते हैं, तब भी भावना नींद से जागती नहीं है। इन सब के कारण शीला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर वो पानी की बाल्टी लाकर भावना के ऊपर पानी फेंकती है और उसे तेज आवाज में चिल्लाते हुए जगाती है। अरे ओ कलमोही करमचली, उठ जा जल्दी से। भावना एकदम से घबरा जाती है और वो झट से अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ जी? ये क्या 10 बज गए? ये कैसे हुआ? चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लेट उठने के बस बहाने ढूंढने लग गई है तू। दिन ब दिन संस्कारी से असंस्कारी होती जा रही है। अरे जरा शर्म कर, तू इस घर की बहू है, नालायक कहीं की। अगर इतना ही कुंभकर्ण बनकर सोना है ना तो अपना सामान उठा और दफा हो जा यहाँ से। हाँ, अपने मायके चली जा। पांचों ननद पेट दबा दबा कर हंसती हैं और बेचारी भावना रोती है। एक रात पांचों ननद घर में बिना बताए क्लब में पार्टी करने जाती हैं और वो भी छोटे कपड़े पहनकर। वहीं देर रात 11 बजे क्लब से आते समय उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उनके इर्द गिर्द बाइक घुमाने लगते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाली, जरा हमें भी देख लो। अरे अपना नंबर दे दो या फिर बैठ जाओ हमारी बाइक पर, जन्नत दिखाएंगे तुम्हें कसम से। गुंडों को देखकर पांचों ननद बहुत घबरा जाती हैं। तभी घर की खिड़की से भावना ये सब देख लेती है और वो बम्बू लेकर वहाँ जाती है और गुस्से से गुंडों को देखकर चिल्लाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पांचों नंदों की तरफ आंख उठाकर देखने की? आज तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक करके ही रहूंगी। भावना उन गुंडों को बम्बू से बहुत पीटती है और फिर वो हाथ जोड़कर भावना से माफी मांगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर पांचों नंदों को अपनी गलतियों पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो पांचों भावना को गले लगाकर रोते हुए उससे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हमने हमेशा आपको गलत समझा, आपको चोट पहुंचाई, लेकिन आपने आज सच में अपना साफ दिल और अपने अच्छे संस्कार साबित कर दिए। सॉरी भाभी, वी लव यू अ लॉट। हम पांचों भी दुनिया की लकी ननद हैं क्योंकि हमारे पास आप जैसी भाभी है। सॉरी भाभी, सॉरी माय डियर भाभी। बस रुलाओगी क्या? अब चलो, तुम पांचों का फेवरेट हॉट चॉकलेट बनाया है मैंने। और इस तरह पांचों ननद और भाभी का रिश्ता ठीक हो जाता है और सभी प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।